नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले चुनावी तिकड़म में सब डटे हैं। अब प्रसपा प्रमुख शिवपाल को ही देख लीजिए। पूरी तिकड़म सिर्फ इसलिए ताकि यूपी की राजनीति में अपनी उपयोगिता को बढ़ाया जा सके। पहले समाजवादी पार्टी के साथ आने की बात कही तो भतीजे अखिलेश ने स्वागत किया और फिर कद घटाकर चाचा ने अपना पल्ला ये देखकर झाड़ लिया। चाचा शिवपाल नाराज हुए और फिर एक नया प्रपोजल लेकर आए हैं। इस बार वो अखिलेश और ओवैसी के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं और बीजेपी को रोकने की बात कह रहे हैं। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ओवैसी को धर्मनिरपेक्ष तक बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि यूपी में योगी का तिलिस्म तोड़ पाएंगे क्या शिवपाल और ओवैसी? शिवपाल के दांव से अखिलेश मायावती का खेल बिगड़ जाएगा क्या? क्या विपक्ष को ध्रुवीकरण का सहारा है? ये कई सवाल उठ खड़े हुए हैं इस पूरी तिकड़मबाजी के बाद में। देखिए, शिवपाल का चुनावी शगुफा क्या है? सपा के साथ अपनी शर्तों पर हम गठबंधन को तैयार हैं। अखिलेश के सपा प्रसपा विलय के ऑफर से वो पहले ही इनकार कर चुके हैं। 21 दिसंबर से विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत वो करने जा रहे हैं और इसी अभियान के तहत 21 दिसंबर को मेरठ के सिवाल खास में वो रैली करने जा रहे हैं। रथ यात्रा और पद यात्रा निकालने की भी तैयारी शिवपाल यादव ने कर ली है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन करेंगे। देखिए, ये सियासत का गेम दरअसल कुछ ऐसा ही है। कुछ और आपको तथ्य दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर हम आगे चर्चा से पहले कुछ बयानबाजियां भी आपको सुनाएंगे जो नेताओं की ओर से आ रही है। देखिए, शिवपाल का डबल गेम क्या? अपनी पार्टी प्रसपा का सपा में विलय से वो पहले इनकार कर चुके हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऑफर को वो पहले ही ठुकरा चुके हैं। अखिलेश ने प्रसपा को 1 सीट और सरकार बनने पर शिवपाल को मंत्री पद का भरोसा दिया था। आपको याद होगा अखिलेश का वो बयान। अब अखिलेश यादव पर दबाव की रणनीति है ये। सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध की रणनीति है ये। AIMIM से गठबंधन कर मुस्लिम वोट बैंक एकजुट करने की कोशिश। मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर अखिलेश यादव पर ज्यादा सीट लेने का दबाव शिवपाल बनाने की जुगत में है। अखिलेश से समझौता न होने की सूरत में चुनाव में वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपनी पार्टी प्रसपा का सपा में विलय से पहले ही इनकार कर चुके हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि आपका स्वागत है, आपकी सीट हमने खाली छोड़ रखी है, आपको एक मंत्री पद भी जरूर देंगे। लेकिन इस बात पर शिवपाल ने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं और अब एक नया प्रपोजल लेकर आ गए हैं। देखिए, अलग अलग पार्टीज की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस से लेकर बीजेपी और बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी शिवपाल के इस बयान के बाद में क्या प्रतिक्रिया दे रही है, जरा देखिए। यादव जी ने जिस तरीके से AIMIM को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहा और समान विचारधारा वाला पार्टी कहा, तो निश्चित तौर पे इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष का चादर उड़ा के सांप्रदायिकता का खेल खेलने में माहिर समझते हैं और सोचते हैं कि शायद जनता इन बातों को नहीं समझ सकती है। जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है इन विपक्ष की पार्टियों को, इसीलिए जनता लगातार इनको नकारती चली आ रही है। जैसा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2022 को लेके बिसातें बिछी जा चुकी हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस भाजपा जैसी आताताई सरकार को समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है। अगर किसी का बयान है किसी के साथ गठबंधन को लेके, तो निश्चित तौर पे संवैधानिक रूप से सभी को यह अधिकार है कि वो किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिया है कि जो दल उनके साथ आना चाहते हैं वो आ सकते हैं और जो दल अपनी इच्छा से लड़ना चाहते हैं
वो अपनी इच्छा से चुनाव लड़ सकते हैं। हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो भाजपा को हराने का है, भाजपा को जिताने का बिल्कुल नहीं। देखिए, हम सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में ना एआईएम का कोई जनाधार है, ना शिवपाल जी की पार्टी का कोई जनाधार है। पिछले विधानसभा चुनाव में शिवपाल जी उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर सीटों पर लड़े थे। क्या हश्र हुआ सबको पता है। ज़्यादातर सीटों पे ज़मानतें जब्त हो गईं और अब लगातार शिवपाल जी कह रहे थे कि हम अखिलेश यादव जी अगर चाहेंगे तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे, इसके साथ मिलकर लड़ेंगे, उसके साथ मिलकर लड़ेंगे। लगातार कोई ना कोई वो सहारा ढूंढ रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से स्थापित होने के लिए। कांग्रेस ये कह रही है कि फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थापित होने की जुगत में बैठे हैं, क्योंकि पिछली बार अपना हश्र शिवपाल यादव देख चुके हैं। इसके साथ साथ वो तो ये भी कहते नजर आते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम और तुमको भी ले डूबेंगे। उसी फिराक में इस वक्त शिवपाल यादव लगातार लगे हुए हैं। लेकिन सवाल यहां पर कई हैं। देखिए, सवाल यहां पर यह है कि क्या वाकई शिवपाल यादव अपनी जो पोजीशनिंग है उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं? क्या वो बार्गेनिंग पावर अपनी बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि अखिलेश ने तो उनको एक सीट देने की बात की, एक मंत्री पद देने की बात की। क्या कुछ और ज्यादा चाहते हैं? क्या उसी मांग के चलते, उसी ज्यादा की डिमांड के चलते अब ये प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुमको नुकसान पहुंचाएंगे, वरना मान जाओ तभी बात बन पाएगी और तभी हम बीजेपी से लोहा ले पाएंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं खास मेहमानों के साथ में। शिवम त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ में इस वक्त हैं। मनोज तिवारी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ में। कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। AK मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार। और DP यादव, नेता प्रसपा, हमारे साथ में है। और कुछ मेहमान जो नहीं जुड़े वो जल्दी हमारे से जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच बाकी सभी का स्वागत है। शुरुआत समाजवादी पार्टी से कर लेते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, बड़ा अच्छा प्रपोजल लेकर आए हैं आपके लिए। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि AIMIM जो पार्टी है वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, तो क्या वाकई आप भी यही मानते हैं? देखिए, शिवपाल जी जिसको भी लेके आ रहे हैं वो उनकी अपनी पार्टी के लिए है। उससे समाजवादी पार्टी का ना कोई नाता रिश्ता है, ना कोई जुड़ाव है। रह गई बात ये कि जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं जी, उसका उत्तर प्रदेश में अभी एक भी वोट नहीं है। तो ऐसी पार्टी के लिए अभी से एक चीजें लगा लेना, एक कयासबाजी कर लेना, उसका कोई मतलब नहीं। चाचा ने पिछली बार कहा कि हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, भतीजे ने कहा कि स्वागत है आपका, फिर चाचा ने कहा कि जो आप बातें कर रहे हैं बकवास की बात है। चाचा एक नया प्रपोजल लेकर आ गए। ये चल क्या रही है? मतलब कश्मकश क्या है? कोई कश्मकश नहीं। समाजवादी पार्टी के लिए क्या कश्मकश है? हम तो बहुत सीधी सी बात कहें कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को रोकने में पूरा सक्षम है और हरा के दिखाएंगे 2022 में। हमें कोई हमारे साथ आए ना आए एक अलग की बात है। हाँ, हमने एक बात जरूर कही है कि जो समान विचारधारा के लोग हैं, अगर वो आना चाहते हैं और लगता है कि हमारी नीतियां, हमारी विचार उनसे मिलते जुलते हैं, तो बिल्कुल उनके साथ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। यही कह रहे हैं कि आपकी उनकी समान विचारधारा है। शिवपाल ने कहा कि आपकी, उनकी और ओवैसी की समान विचारधारा है, इसलिए बीजेपी को रोकने के लिए समान विचारधारा के लोगों को एक साथ हो जाना चाहिए। तो शिवपाल की विचारधारा से समाजवादी पार्टी की विचारधारा बिल्कुल अलग है क्या? नहीं, बहुत सीधी सी बात है। हमारी अपनी एक विचारधारा है। अगर वो हमारी विचारधारा, हमारी नीतियों के साथ खड़े होंगे तो वो हमारे साथ होंगे, और अगर हमारी नीति और हमारी विचारधारा के साथ नहीं खड़े होंगे तो हम उनके साथ नहीं होंगे। DP यादव, आप बार बार ये प्रपोजल ले लेकर क्यों पहुंच जाते हैं जब भतीजे को आपके प्रपोजल पसंद नहीं आते हैं? आप देख लीजिए कपिल श्रीवास्तव की बातों से लग नहीं रहा कि आपके किसी प्रपोजल में उनको कोई इंटरेस्ट है। देखिए पूजा जी, जनता त्रस्त है। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में किस प्रकार से आंदोलन चल रहे हैं किसानों से, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो चुकी है और विपक्ष से लड़ने में नाकाम हो रहा है। तो हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने 2022 के चुनाव का आगाज कर दिया है। उन्होंने हमेशा धरातल की राजनीति है, जमीनी हकीकत को समझते हुए उन्होंने राजनीति की है। ये धरातल की राजनीति है या फिर पोलराइजेशन की राजनीति है? पोलराइजेशन क्या होता है? आप जब जमीनी हकीकत की सच्चाई की राजनीति करेंगे तो पोलराइजेशन जमीनी हकीकत ये है कि ध्रुवीकरण के बगैर राजनीति संभव नहीं। आप जब जनता की बेचैनी को समझेंगे तो आप पोलराइजेशन भी उसको कर सकती है पूजा जी। जनता त्रस्त है, रोजगार त्रस्त है, किसी को रोजगार मिल नहीं रहा। अच्छा, त्रस्त जनता है या फिर आपका वोट बैंक, जिसको आप लोग सिंबॉलिक वे में M नाम से डिनोट करते हैं? नहीं, वोट बैंक कोई भी हो, आज MY
या बी किसी की बात नहीं है। सभी लोग त्रस्त हैं, कोई भी वर्ग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश नहीं है। तो फिर वो आपकी बात भतीजे को रास नहीं आती। आप कह रहे हैं जनता की बात आप कर रहे हैं। कौन सी जनता है आपकी? कौन सी धरातल की राजनीति है आपकी? आप अपने एम वोट बैंक पर तो फोकस नहीं है, जनता है, इसीलिए आप ओवैसी को साथ लाने को तैयार हो गए, क्योंकि आप बखूबी जानती हैं कि ओवैसी की एंट्री के बाद में आपके इसी वोट बैंक में सेंधमारी होगी। ओवैसी हो या कोई भी हो, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चाहे राजभर जी हो, सब लोग लगातार हमारे नेता के संपर्क में है और कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि समान विचारधारा के जो लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, वो एक साथ एक मंच पर आए और उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में एक अच्छा विकल्प दें, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाया जा सके और आने वाले दिनों में अमन चैन की राजनीति कायम की जा सके उत्तर प्रदेश में। अब देखिए किस प्रकार से किसानों के गन्ना मूल्य का 3 सालों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, किस प्रकार से किसानों की अभी जो समर्थन मूल्य है धान उसे खरीदा नहीं जा रहा है, 1,000 पे तो समान विचारधारा का तात्पर्य क्या है डीपी यादव जी? समान विचारधारा क्या सिर्फ बीजेपी शासित इस वक्त राज्य में, जहां उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, सिर्फ उनको रोकना, सिर्फ एक यही टारगेट है? समान विचारधारा में तो कांग्रेस भी आती है, कांग्रेस का भी यही उद्देश्य है, मायावती का भी यही उद्देश्य है, समाजवादी पार्टी का भी यही उद्देश्य है, बाकी की और अन्य जो छोटी छोटी पार्टियां उनका भी सेम उद्देश्य है, तो सबको साथ लेकर आएंगे। तो वही कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी साथ है, उसमें कोई गुरेज नहीं है। नेता तो हमारे ने कहा है कि हम समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन करने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। अगर समाजवादी पार्टी साथ आती है तो आए। अब 2022 के चुनाव का आगाज हो चुका है, साल भर से कम चुनाव में रह गए हैं। आदरणीय शिवपाल जी का यही करना है कि चौधरी चरण सिंह वादी हो, लोहिया वादी हो, गांधीवादी हो, सब लोग एक मंच पर आए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रहते किसी का कल्याण नहीं हो सकता, चाहे कोई भी वर्ग, जाति, धर्म का हो। पूरे उत्तर प्रदेश में त्राही मची हुई है। आप देखिए गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है। तो सुनिए डीपी यादव जी, कुछ यही ऑफर तो फिर अखिलेश का भी था, तो आप उनकी बात पर फिर राजी क्यों नहीं है? उनके लिए आप प्रपोजल लेकर जाते हैं, वो आपके लिए प्रपोजल दे रहे हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं मान जाते? आपसे तो बहुत बड़ी पार्टी है ना समाजवादी पार्टी। देखिए बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब पार्टी बड़ी है तो बड़ा दिल भी दिखाना पड़ेगा अखिलेश यादव को। ऐसा नहीं है कि पार्टी बड़ी होकर के केवल अपने अड़ियल पार्टी, कपील जी इसका मतलब पार्टी बड़ा दिल नहीं दिखा रही, इसलिए ये अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए आप पर प्रेशर बना रहे हैं कि मान जाइए, नहीं तो देख लीजिए वोट बैंक इनके पास है दूसरा ओवैसी के नाम का। डीपी यादव जी अपनी बात कह रहे हैं। 24 तारीख 23 तारीख को चौधरी चरण सिंह की जयंती हम लोग मनाएंगे और 24 तारीख तक कपिल श्रीवास्तव जी, सवाल आपसे मेरा। डीपी यादव जी आती हूँ मैं आपके पास। कपिल जी, मैं ये कह रहा हूं कि डीपी यादव जी अपने हिसाब से अपनी चीजें वो करें। मैं एक चीज ये जानता हूं कि जब कोई दल एक प्लेटफॉर्म पे आता है तो उसकी घोषणा पहले नहीं होती है, सबसे राय मशवरा करने के बाद होनी चाहिए। तो बहुत सीधी सी बात है, अभी इलेक्शन दूर है, हम लोगों ने एक नीति अपनी तैयार की हुई है। हम किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे, छोटे दलों का स्वागत है, सीट का एडजस्टमेंट करेंगे। तो शिवपाल यादव जो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी सीट का एडजस्टमेंट होगा। शिवपाल यादव भी तो यही चाहते हैं ना, इसीलिए तो आपके लिए नया प्रपोजल लेकर आए हैं और आप पर प्रेशर भी बना रहे हैं, तो उनके लिए एडजस्टमेंट होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो कोई प्रेशर नहीं बना रहे हैं और जो वो बात कर रहे हैं वो अपने हिसाब से ओवैसी से हाथ मिलाएगी कि समाजवादी पार्टी? ओवैसी को लेकर कोई स्पष्ट संदेश नहीं दे रहे आप, ओवैसी से हाथ मिलाएंगे क्या? ओवैसी जी से हाथ मिलाने का क्या मतलब है? यहाँ पर उनका क्या है भाई? अगर उनके जड़ में इतनी भी मिट्टी हो कि लीप पोत लें तो कोई भी दल विचार करे, ये तो निश्चित रूप से उनको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। आपको जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रही भाई, उन्होंने जहां भी चुनाव लड़ी है, आपने कहा कि आपकी बहुत बड़ी पार्टी है, को मजबूत किए। कपिल जी आप खुद इस बात को बोल रहे हैं कि आपकी बहुत बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी क्यों पोलराइजेशन का सहारा है? क्यों ये वाईएम फॉर्मूले पर जाना चाहते हैं? मुद्दों पर लड़ाई क्यों नहीं? पार्टी बड़ी छोटी नहीं होती है, मुद्दों पर लड़ाई क्यों नहीं जी? लड़ाई मुद्दों पर क्यों नहीं? बीजेपी से अगर आप लोहा लेना चाहते हैं तो मुद्दों की बात करने की बजाय ये पोलराइजेशन की बात क्यों हो रही है? पोलराइजेशन का कौन कर रहा है काम? हम लोगों ने कहा है क्या हम पोलराइजेशन करेंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी के कौन जनमन होता है जिसको कि पोलराइजेशन कराते हैं। ये बिना हिंदू मुसलमान के तो इनका चलता नहीं है।
और ये हिंदू हिंदू जो कर रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान मुसलमान करेगा कर रहे हैं और क्या? जो मुसलमान हिंदू करेगा शिवम वो त्यागी एक जवाब दूसरे देंगे की इस बात रोटी का। को बढ़ाते हैं और सेकते हैं। ध्रुवीकरण आप कर रहे हैं दरअसल, शिवम त्यागी। हाँ, ध्रुवीकरण हम ही तो कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ओवैसी से हम गठबंधन बना रहे हैं, चाचा जी भतीजा जी आपस में मतलब कोशिश में लगे हुए हैं, पहले बाहर फिर अंदर फिर बाहर, कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। हम ही तो ध्रुवीकरण करते हैं, ओवैसी को गाली देते हैं, बात करते हैं, और जब लगता है कि पॉलिटिक्स में इररिलेवेंट हो गए हैं, भतीजे से अलग होने के बाद भी प्रदेश की जनता ने किसी तरह की घास नहीं डाली, तो ठीक है चलो फिर से भतीजे से बात करते हैं। चाचा भतीजे में बन नहीं रही है क्योंकि थोड़ा एक दूसरे के लिए सख्त हैं, कोई 1 सीट देने की बात करता है, कोई 10 सीट देने की बात करता है, और एक और कपिल जी चिल्ला, वहीं पर जाते मतलब हैं। ये गला भारतीय खराब है जनता मेरा, तो पार्टी इसका की फायदा सरकार नहीं ना उठा बन रही सकते हो, आप। मैं वहाँ अभी भी बनने बेहतर जाते हैं। चिल्ला सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ एक एक करके बात करें। बिखराव करने जाते हैं। अरे कपिल कपिल सिंह, एक जी, एक करके बात कीजिए ना, आपके इतनी पास इतना शांति सारा से 15 मौका था। मिनट से मैं आपको सुन रहा था, वो अलग बात है कि आवाज उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी सुन रहा था, तो अब मुझे भी सुन लीजिए, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए प्रदेश की जनता, अब ये देखिए हर बात में टच, हर बात में टची हो जाते हैं आपको। चलिए एक सेकंड, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। कपिल जी एक सेकंड टची उनकी क्यों बात हो सुन जाते लीजिए। हो? आपने आरोप कपिल जी। लगाए, जरा जवाब ले लीजिए। हाँ, बात बहुत साफ है, प्रदेश की जनता ने, चाहे वो प्रसपा हो चाहे सपा हो, दोनों को बता दिया है कि किस तरह से लड़ना है। और जैसा कि कपिल श्रीवास्तव जी ने बार बार कमर ठोक के कहा कि हम अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं, कभी बुआ का साथ, कभी युवा जोश, सब ट्राई करके देख लिया, सब में सुपर फ्लॉप, अब फिर बीच में शुरू हो गए। कपिल जी मैं आपको बोलने नहीं दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता ऐसा रहे, तो सुन लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप बबुआ ले आइए, बुआ ले आइए, किसी को भी ले आइए, युवा जोश ले आइए, कोई भी आपको सुनने वाला नहीं है। जनता ने आपको जवाब दे दिया है, तो अब फाइनली आप कहते हैं हम अकेले मैदान में जाएंगे। अभी गए थे ना अकेले मैदान में, उपचुनाव में क्या हुआ, जनता ने क्या जवाब दिया? आसपास में नहीं आए, कहीं एक ही सीट पर रह गए जो पहली थी। तो आप कुछ भी कर लीजिए, चाचा भतीजे एक हो जाइए, अलग हो जाइए, ओवैसी को ले आइए, किसी और को ले आइए, कुछ नहीं होने वाला, उनके साथ मिलकर कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। सुन लीजिए, 2020 में जैसे जनता ने आपको बताया, 19 में बताया, 17 में बताया, ऐसे ही तैयार रहिए 22 के लिए भी। 22 में भी यही होना है। ले आइए चाचा जी को, ले आइए दूसरे चाचा जी को ले आइए, क्योंकि जनता ने तो तय कर लिया है कि ये कौन चाचा भतीजे की लड़ाइयों के चक्कर में पड़ेगा। इनको तो परिवार से बाहर ही नहीं जय श्री राम निकलना। का सहारा लेते हैं, तो फिर ये अपने उस एम वोट बैंक का सहारा क्यों ना ले? आप भी तो सहारा लेते हैं ना जय श्री राम का। पूजा यादव जी, जय श्री राम का तो आपको भी सहारा लेना चाहिए, उसी के ऊपर तो जिंदा है। बिना जय श्री राम के कौन जिंदा रहेगा? तो जितने भी पैनल पे बैठे हैं सब जय श्री राम के सहारे से वैसे ही आए हैं। भगवान श्री राम सबके हैं, बस लेकिन मैं भी तो वही कह रहा हूं। आप उनका राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करते साहब, हम तो कहते थे कि उनका मंदिर, भव्य मंदिर निर्माण होना चाहिए। आज अगर उसको कोई राजनीतिक कहे तो बात अलग है। भाई हमने राम मंदिर के अच्छा, निर्माण वैसे में इस बात रुकावट को के लिए कैसे गोलियां नकारेंगे नहीं कि चलवाई। पिछली बार मैं तो शिवपाल, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पिछली बार शिवपाल की पोलराइजेशन, करीबियां आपसे थी, इस बात को कैसे नकारेंगे? पर मैं इसका पहले एक बार, बहुत देर से एके मिश्रा जी भी बने हुए हैं, मैं आपके पास एके मिश्रा जी आ रही हूं। कपिल श्रीवास्तव जी, पिछली बार आपको चुनाव के दौरान में नुकसान पहुंचाने वाले कौन थे? चाचा शिवपाल? पैच कीजिए, कट गया है। कपिल श्रीवास्तव जी सवाल सुन पा रहे हैं क्या मेरा? चलिए मैं आपके पास वापस लौटती हूं। हमारे साथ में लगातार बने हुए एके मिश्रा। एके मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त शिवपाल यादव ने जो बात बोली है, ये बगैर किसी आधार की बोली नहीं, बहुत ही सोच समझकर तमाम इस वक्त जो गतिविधियां चल रही हैं उनके मद्देनजर ये बात बोली जा रही है। ये किसके फायदे की बात है, बीजेपी के या बाकी समाजवादी पार्टी के? पूजा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उत्तर प्रदेश की धरती पे एक बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी के पीठ में छुरा भोंक करके गंगा जी के किनारे राजा बन गया था। अब आप इसको तत्कालीन राजनीति में देखिए, सपा और प्रसपा में पूरी जवानी खपाई वहां पे प्रसपा के जो नेता हैं शिवपाल यादव जी ने। राजा बनने की बात आई तो वो कैसे भी करके इतिहास को दोहराते हुए अखिलेश यादव राजा बन गए। और ठीक है, मुलायम सिंह यादव के टाइम पे मुख्यमंत्री चेहरा, और मुख्यमंत्री भले ही मुलायम सिंह होते थे, लेकिन शिवपाल यादव का कद वहां पे कोई कम नहीं था। वो एक सीट से समझौता करने वाली चीज नहीं है कि जैसे अभी अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि आपके लिए एक सीट या एक मंत्री पोजीशन जो है खाली है, वो नहीं है। बात यहां प्रभुत्व की है। अब प्रभुत्व के लिए येन केन प्रकारेण, माई फार्मूला इनका हिट पहले से ही रहा है, मतलब मुस्लिम और यादव का फार्मूला।
ये एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है असदुद्दीन ओवैसी भारतीय और जनता पार्टी है, सुनिए अडवाणी जी के पीठ में खंजर सर, भोंकती है, सुन लीजिए, जो अटल बिहारी सुन की लीजिए। फौज में खंजर अरे भोंकती भाई, है, आप जीतिए, इसकी शुभकामना है। मेरा उससे कोई, आपसे या बीजेपी से कोई लेना, मैं सभी को शुभकामना देता हूं, आप जीतिए। लेकिन जो फैक्ट है वो सुनाने दीजिए, वो बताने दीजिए। अगर ओवैसी और शिवपाल यादव बोलते हैं कि ओवैसी की पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो नाम से लेकर के काम तक जितने कैरेक्टर होते हैं, कहीं लोकतंत्र नहीं है। वो लोकतांत्रिक मास्क इसलिए किए हैं क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक परिवेश में वो राजनीति कर रहे हैं, ये उनका सौभाग्य है। अब रही बात ये कि ये फार्मूला कितना हिट होगा, ये 2022 का चुनाव जो है बताएगा। फायदा किसका है? ए.के. मिश्रा जी, हो पाती है, ए.के. मिश्रा जी, नहीं हो पाती ए.के. है। मिश्रा जी, पिछले चुनाव में शिवपाल यादव ने जो कारगुजारियां की थी, अंदर खाने सुगुगाहटें लगातार ये थी कि ये बीजेपी के फायदे के लिए है और समाजवादी पार्टी की जड़ें खोदने के लिए। मानते हैं इस बात को? अब जो बात शिवपाल यादव कर रहे हैं वो किसके नफे नुकसान की बात है? देखिए, राजनीति में कोई किसी के नफे नुकसान की बात नहीं होती है। सबसे पहला जो नफा होता है वो अपना होता है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। अगर किसी का फायदा भी पहुंचाएंगे इनडायरेक्ट वे में, लेटेंट वे में, तो उसमें भी उनका अपना फायदा निहित होता है। तो इसीलिए तो मैंने बोला कि अगर ओवैसी से हाथ मिला रहे हैं तो लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं मिला रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए मिला रहे हैं। सपा में जो अंतर कला है, जो घरेलू राजनीति है, उसको कौन जीतता है, ये सबसे बड़ा चुनाव आज की डेट में है। 2022 में यही चुनाव होगा कि घरेलू राजनीति में, परिवार की राजनीति में कौन नेता बन के उभरता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुद्दा बेहद खास है। एक बार फिर से हर कोई अपनी अपनी तिकड़मबाजी लगा रहा है, लेकिन इस बार किसकी तिकड़मबाजी जनता को भाएगी, ये जनता 2022 के चुनाव में तय करेगी। लेकिन क्या है कि राजनीति में हर किसी को अपनी अपनी ओर से जोर आजमाइश करने का तो पूरा अधिकार है, तो वही सब कर भी रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से मनोज तिवारी का रुख कर लेंगे। कांग्रेस से मनोज तिवारी जुड़े हुए हमारे साथ में। मनोज तिवारी जी, ये सारी बात करते हैं, आपके पास भी वही वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी के पास भी, बसपा के पास में भी, प्रसपा के पास में भी, एआईएमआईएम के पास भी, पीस पार्टी के पास भी। कितना बंटवारा करेंगे इस वोट बैंक का आप लोग? देखिए पूजा जी, जहां तक सवाल प्रसपा का है या अन्य दलों का है, इसकी सिर्फ एक विचारधारा है कि धर्मनिरपेक्ष जितने भी समानांतर विचारधाराओं के लोग हैं, उनका संयोजन करके कांग्रेस सदस्य जो है भारतीय राजनीति में पदस्थापित रही। और जहां तक सवाल वोट बैंक का है, मुझे नहीं लगता है, देखिए राजनीति में सत्ता परिवर्तन होते रहता है, वोट की प्रतिशतता घटते बढ़ती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कभी भी सिद्धांतों से समझौता करके कभी कांग्रेस में राजनीति हो। आज उत्तर प्रदेश का सवाल है, आपके प्रश्नों को मैं सुन रहा था, बहुत सारे पैनलिस्ट बैठे हुए थे, मैं उनके जवाब को भी सुन रहा था। मैंने स्पष्ट बोला है, स्पष्ट कांग्रेस का स्पष्ट रवैया है कि उत्तर प्रदेश हो या देश की कोई भी राज्य हो, कांग्रेस कभी भी समान विचारधाराओं के लोगों के साथ गठबंधन करके अन्य प्रदेशों में भी चुनाव लड़ते आई है। और हमारी राजनीति, अच्छा ये बताइए, क्योंकि आपके जिशान हैदर, आप ही के सहयोगी हैं, उन्होंने कहा कि ये तो वो वाली बात हो गई कि हम तो डूबेंगे सनम और तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये जो एआईएमआईएम की एंट्री और उसके साथ की बात शिवपाल यादव कह रहे हैं, क्या ये बिल्कुल वही परिपाटी सटीक बैठ रही है? देखिए, ये उनका निजी बयान हो सकता है। कांग्रेस का बयान क्या है? कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात कांग्रेस के आधार पर कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये उनका निजी बयान हो सकता है। तो फिर आप चलिए कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस का क्या बयान है? और चलिए ये बताइए कि क्या ओवैसी धर्मनिरपेक्ष है? कांग्रेस का स्पष्ट नजरिया है कि अपनी राजनीतिक हित के लिए कभी भी सामाजिक विभेदन करके भारतीय राजनीति में कांग्रेस ने कभी अपनी स्थापना नहीं की है। और कांग्रेस का एक और एकमात्र एजेंडा है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में पूरे राष्ट्रवाद, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का नारा देती है, भारतीय संस्कृति को, उसके संदर्भ को और उसके मूल स्वरूप को अपने अंतर्निहित करके कांग्रेस की हमेशा राजनीति है और सब धर्मों को लेकर के कांग्रेस राजनीति करती है। नहीं, मेरा सवाल आपसे रहा कि ओवैसी धर्मनिरपेक्ष हैं क्या? देखिए, ओवैसी धर्मनिरपेक्ष है या नहीं, हम नहीं मानते। हम तो ये मानते हैं नहीं, बोलिए ना कि खोलता की नहीं है, या तो हाँ या ना में जवाब। भारतीय जनता कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं?
मैं तो पहले बोल रहा हूँ, कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूँ कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है और शिवम ओवैसी त्यागी, के बयान के ऊपर हमारी क्या शिवपाल तो प्रतिक्रिया चलिए हो जो सकती बात है? कह रहे हैं, शिवपाल भी आपकी बी टीम है, ओवैसी भी आपकी बी टीम है, तो ये जो उत्तर प्रदेश में हमारी अब ये बी जो टीम नहीं है, सिनेरियो पूजा दिख जी। रहा है, ये भारतीय आपका जनता बी पार्टी की प्लान बी तो टीम नहीं है, है। कहीं बीजेपी का बी प्लान तो नहीं है? देखिए, हिंदुस्तान की जो जनता है उनकी भारतीय जनता पार्टी बेसिकली टीम है, और जो बाकी सब है ये बी टीम तो है। कांग्रेस भी बी टीम ही बता दे अपने आप को, बस वही बाकी रह गया है, क्योंकि शिवपाल भी बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी भी बी टीम है, और भी तमाम लोग जो है बी टीम है। जो भी किसी चीज की बात करे वो बीजेपी की बी टीम है। पहले आम आदमी पार्टी भी बी टीम हुआ करती थी, कांग्रेस भी बी टीम ही मान लेते हैं, क्योंकि बाकी तो कोई और टीम बची ही नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गठबंधन करेंगे आप, अगर आपको उनका बी टीम का इतना ही एक चीज लगती है तो क्यों नहीं आप एक चीज बताइए। बिहार में इस बात को बहुत कहा गया कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाती है और ये बी टीम है, तो भाई आप उनको अपने गठबंधन में ले लो। आप बात करके क्यों नहीं सारा विपक्ष इकट्ठा, जब बुआ बबुआ तो यानी क्या कि पता दोनों ही तरीके साथ से आ आप सकते अपना हैं, तो ये फायदा भी आ देख रहे जाए। हो। जी, आप अगर इनकी एंट्री करा भी दें तो भी आप बार्गेनिंग में रहेंगे, आपका अपर एंड हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि आपका एक प्लान ये भी हो। तो कुल मिला के मामला ये है कि अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े तो भी बीजेपी को फायदा, और कांग्रेस के साथ जाकर लड़े तो भी बीजेपी को फायदा। तो एक काम करिए, निर्वाचन आयोग में जाकर एक शिकायत लगा दीजिए कि जहां भी असदुद्दीन आते हैं, ओवैसी आते हैं, वह बीजेपी को फायदा होता है, कृपया करके इनकी पार्टी की मान्यता रद्द कर दीजिए। इस देश में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, जो जिसके साथ जाना चाहे जा सकता है। समानांतर विचारधारा की हमारी बात करी है मनोज तिवारी जी ने, तो विचारधारा तो इनकी बहुत ही बेहतरीन है। महाराष्ट्र में कपिल श्रीवास्तव शिवसेना जी के साथ कितनी बेहतरीन विचारधारा के साथ ये आगे गए हैं, तो समानांतर आजकल कुछ नहीं रहा। पूजा जी, शिवम त्यागी जी, हाँ। जहाँ तक विचारधाराओं का सवाल है, आप तो विचारधारा की बात नहीं करें तो चलो बेहतर नहीं है। करते, आप बता मुझे दीजिए। तो लगता है, सुनिए शिवम जी। जी, अब टेलीविजन चैनल पर बैठ करके आप मुझे ये बता दीजिए कि एक देश की राजनीतिक पार्टी को उग्रवादी संगठन कहने वाले लोगों ने, महबूबा मुफ्ती का नाम सुना है आपने? बहुत अच्छे जिसके से सुना। संदर्भ में आप आपने सवाल प्रतिक्रिया बहुत दी लंबा थी। करेंगे, मैं जनाब, जवाब अभी दे बिल्कुल देता हूँ। मुझे जवाब। पता है सवाल अरे क्या है, भारतीय जनता कम पार्टी से के कम लोग सवाल बोलते तो बहुत थोड़े अच्छा से नए है। लाया कीजिए लेकिन मनोज इतिहास जी। भूगोल को आप जो चलिए, सवाल आज पूछेंगे मैं जवाब दे सुनिए, देता हूँ महबूबा आपका। मुफ्ती का आज हमारा कोई मतलब नहीं है, उधर नहीं जा रहे हैं हम, उस राजनीति पर नहीं जा रहे, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम आज केंद्रित रहते हैं, क्योंकि वही मुद्दा है। मनोज तिवारी जी एक सेकंड। कपिल श्रीवास्तव जी, मनोज जी क्या आपको वापस बुला रहे ओवैसी हैं की कश्मीर एंट्री से, उत्तर प्रदेश आ बीजेपी की जाइए। बी टीम के तौर पर है? क्या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ये प्रायोजित है? 57 वर्ष राज करने आती मनोज तिवारी, कपिल श्रीवास्तव। राजनीतिक पार्टी को पहले उन्हें बोल लेने दीजिए। मनोज तिवारी जी रुक जाइए मनोज तिवारी जी एक सेकंड। कपिल श्रीवास्तव, मनोज जी तो बोलते हुए कश्मीर तक चले गए हैं। हाँ, अब पूजा जी प्रश्न करें। कपिल श्रीवास्तव, सवाल मेरा ये है, ओवैसी की एंट्री क्या ये बीजेपी का एक प्लान है या फिर इससे बीजेपी का कोई मतलब नहीं? नहीं, ये हिडन एजेंडा है इनका, हम तो पहले भी कह चुके हैं ये बात। अच्छा, क्या एजेंडा है हिडन इनका? ओवैसी साहब भी उसी कट्टर विचारधारा के हैं जिस कट्टर विचारधारा की भारतीय जनता पार्टी है, और ये एक दूसरे के रक्त पर अपना सबका रक्त का शोषण करते हैं। बहुत सीधी सी बात है। तो फिर ये वो कौन सी विचारधारा थी जहां पर देश में कार सेवकों को मरवा दिया गया था? कपीश भाई, वो कौन सी सॉफ्ट विचारधारा थी? बकायदा फाइनेंस, वो कौन सी सॉफ्ट विचारधारा थी जहां पर कार सेवकों को मरवाया था, गोलियां चलवाई थी? संसदी का वो कौन सी विचारधारा थी? चलिए, एक वो सेकंड। कौन सी विचारधारा थी जहां पर इस देश में राम सेवकों को मरवा दिया था, कार सेवकों को? कौन सी विचारधारा थी बताइए? कौन सी विचारधारा थी? खड़े होकर अमरनाथ जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नेताजी ने कहा था मैं तो 40 और मरवा देता, लेकिन ढांचे को कुछ नहीं होने देता। वो कौन सी विचारधारा थी? वो कौन सी विचारधारा थी बताइए? पूरे उत्तर प्रदेश में 8% सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्टर एक ही जाति के थे, वो कौन सी विचारधारा थी? अरे आपसे ज्यादा पॉलराइजेशन तो कोई करता ही नहीं है, आपसे ज्यादा पॉलराइजेशन तो कोई करता ही नहीं है। ज्यादा खतरा किससे है उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी से, बसपा से, कांग्रेस से, किससे? नहीं, देखिए, हमें जहां तक खतरे की बात है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है, और जनता ने इस चीज को उपचुनाव में बताया, 17 में बताया, 19 में बताया। 20 लाख ईवीएम मिसिंग है। अरे ये ईवीएम का रोड, अच्छा कपिश मान लिया जी, क्या एक 22 सेकंड। में हार गए आप? कपिश पहले जी, ही आप ये लग कह रहा रहे है हैं ईवीएम से डरकर आपने एक पहले ही सेकंड, मान कपिश लिया जी, कि 2022 में शिवम हार हो त्यागी, गया। कपिश जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि ओवैसी इनकी बी टीम, तो शिवपाल भी इनकी बी टीम है क्या? कपिल श्रीवास्तव, क्या शिवपाल भी इनकी बी टीम है? सवाल, क्या शिवपाल यादव भी इनकी बी टीम है?
64 लाख करोड़ जो है किसान नहीं करे। अरे किसानों के लिए कपीश तो जी, सरकार है ये। कपीश जी। अरे सुनिए भाइयों की लड़ाई किसानों को होती आपकी है। बात अभी रास नहीं आ रही, 14 में, शिवम त्यागी। 17 में, 19 किसानों को में आपकी बात अभी किसानों ने रास नहीं आ हमें रही, शिवम बनाया त्यागी। है। कपिल श्रीवास्तव 22 और 24 तो में क्या भी वही शिवपाल की बनाएंगे। बीटी ने भाइयों बीजेपी की की? लड़ाई है, निपटा लेंगे। आपकी तरह थोड़ी ना ट्विटर खेलेंगे लंदन से बैठ के। जनता के बीच में है, किसानों के बीच में है, सुलझाएंगे मुद्दा। कपिल श्रीवास्तव, एक सेकंड अब शिवम जी। कपिल श्रीवास्तव, बी टीम है क्या शिवपाल भी बीजेपी की? देखिए बहुत सीधी सी बात बता रहे हैं, जो चीजें जैसे क्रियान्वित होते हुए सामने आएगी उस पर वही स्टेटमेंट दिया जा सकता है। भविष्य में कौन क्या साबित होगा ये उसके एक्टर्स रिया से अभी होगा। क्या है, किसी की करंट मेंसरिया स्टेटस आप क्या है? नहीं जान शिवपाल सकते। यादव बी टीम में किसी की बीजेपी की, मेंसरिया नहीं जान सकते या आपके शिवपाल आपके जी चाचा अभी हैं कोई full पार्टी fledged चुनाव नहीं लड़े अखिलेश हैं। के चाचा हैं? शिवपाल जी अभी कोई विधानसभा का नहीं, एक full सेकंड, fledged मेरा चुनाव सवाल नहीं जरा लड़े। बहुत ही सीधा और वो स्पष्ट है। समाजवादी सोच के कपिल लोग हैं। श्रीवास्तव जी, वो मेरा सवाल समाजवादी बहुत ही व्यक्ति सीधा हैं। और स्पष्ट वो है। समाजवादी विचारधारा के मेरा व्यक्ति हैं। सवाल पहले वो सुन लीजिए आप, मैं लोहियावादी फिर से व्यक्ति दोहरा हैं। रही हूं, मेरा सवाल बहुत ही स्पष्ट है आपसे। शिवपाल अभी आपके हैं या बीजेपी के हैं? करंट स्टेटस क्या सीधी सी है? बात है, हमारे अभी वही लोग हैं सिर्फ जो समाजवादी पार्टी में है। हाँ, हमारे समान विचारधारा के व्यक्ति हैं। तो इसमें शिवपाल की कहने में विचारधारा क्या आपके मतलब? समान है? अच्छा सीधा सवाल कपीश भाई, उनकी चाचा जी विचारधारा बीजेपी बिल्कुल क्या हमारे शिवपाल समान की है। विचारधारा और हमारे आपकी विचारधारा संपन्न समान है? नहीं होगी प्रसपा तो सपा की हमारे विचारधारा साथ नहीं समान है? होंगे। वो सीधी सी बात है, भविष्य में क्या होगा उंगली अरे, मार अभी डाकू जो विचारधारा समान है वो आपकी? एक संत हो जाता है। कपिल और श्रीवास्तव, एक अभी संत आपकी डाकू विचारधारा बन जाता समान है क्या? आपके सामने देश के अंदर उदाहरण आपकी मौजूद है। विचारधारा और शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा की विचारधारा समान है क्या अभी? वर्तमान समय के अंदर जो अभी आप कह रही हैं बिल्कुल समान है, इसमें कहीं दो राय इसका नहीं है। मतलब ओवैसी लेकिन धर्मनिरपेक्ष भविष्य में हैं। कौन की समानांतर होगी, इसका नहीं मतलब होगी, ओवैसी ये तो धर्मनिरपेक्ष भविष्य तय हैं करेगा, और उनका ओवैसी की कार्य जरूरत तय है करेगा। आपको। शिवपाल जी ने क्या ऐसा बात कह दिया? कपिल श्रीवास्तव जी, अगर शिवपाल यादव को ओवैसी बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, जिन ओवैसी की खिलाफत आप भी क्या करते थे, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्रसपा की और करते फिर थे, नहीं एआईएमआईएम कर की रहे हैं। विचारधारा भी समान हुई। साथ में कांग्रेस नेता को भी जोड़ करते थे दीजिए, वो नहीं, साथी तो है। करते थे नहीं, करते हैं, कर रहे हैं हम। तो ओवैसी हम तो की साफ विचारधारा कह रहे भी हैं कि आपकी ओवैसी जैसी साहब है बीच में और हमारी वो धर्मनिरपेक्ष कट्टरवादी लोगों से हैं। कोई तो जो विचारधारा शिवपाल नहीं। कह रहे हैं वही आप बात कह रहे हम हैं। लोग कट्टरवादी धर्मनिरपेक्ष है विचारधारा क्या? के साथ खड़े धर्मनिरपेक्ष नहीं है हो ओवैसी सकते, चाहे वो जो देश किसी के की खिलाफ हो। बयानबाजी देते हैं, वो हम ओवैसी लोग- धर्मनिरपेक्ष है क्या? बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो आपने वो कैसे, धर्मसापेक्ष है। शिवपाल को तो वैसे ही जिस लग रहे तरीके से हैं। भारतीय जनता अगर पार्टी आपकी भारतीय समान जनता विचारधारा है तो पार्टी फिर अलग अलग भारतीय जनता पार्टी मत की अलग बीटी अलग में है। ओवैसी। अगर विचारधारा सेम है तो शिवपाल की विचारधारा आपकी विचारधारा हुई ना, तो शिवपाल तो यही कह रहे हैं। पार्टी की विचारधारा होती है, विचारधारा किसी व्यक्ति से तालमेल को लेकर के नहीं होती है, या ये नजरिया नहीं हो सकता कि कौन व्यक्ति उनके नजर में सही है या कौन गलत है। इससे तो विचारधारा नहीं बनती है। तो अगर व्यक्तियों इससे से ही माफ तो कीजिए, परिवार से ही तो विचारधारा शिवपाल बनती है। यादव और प्रसपा, आपकी भी जो विचारधारा है वो भी तो शिवपाल पारिवारिक यादव और प्रसपा विचारधारा की है, अलग अलग परिवार है। के अलावा है क्या? सेकुलरवादी लोग लोहिया हैं। जी की बात अगर कर रहे थे, वर्तमान आपकी समय में विचारधारा तो अगर परिवार की कोई विचारधारा है, समाजवादी कोई जनता की पार्टी विचारधारा की नहीं है। अरे विचारधारा भाई नहीं। परिवार से बाहर कुछ है नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बेटा तो जी, खाली उससे वही है। पहले पिताजी, भारतीय जनरल जनता सेक्रेटरी पार्टी के लोग चाचा जी, जो हिंदू उसके बाद मुसलमान के भतीजा जी बात और नहीं उसके है। बाद 40 और क्योंकि पद। हिंदू में दो ही अरे भाई चीज का परिवार के शासन बाहर है। आप हैं एक तो कहाँ? हिंदू मुसलमान लोहिया जी का नाम लेते हैं और बात करते हैं और परिवारवाद तीसरा की। इनके शासन में आपकी जो कोई आज विचारधारा नहीं है, सिर्फ परिवार की विचारधारा है कपीश भाई। पूरा देश का किसान 64 ये देखिए अब 64 किसान करोड़ हमारे की साथ है, जनता हम बात कर रहे हैं, ये सुलझा EVM लेंगे। से जीतने वाले लोग परिवार हैं। पर जवाब किसान दीजिए। इनके साथ नहीं खड़ा। ये जो सारे पद आप परिवार को ही दे देते हो, इसकी भी कोई जिम्मेदारी है कि परिवार? अब एक बात मुझे पार्टी में कोई और कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है। नारंगी परिवार के अरे लोग कपिल हैं। श्रीवास्तव जी ये को लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अंग्रेजों के बनाइए। साथ रहने वाले हैं। कपिल ये लोग श्रीवास्तव जी को अंग्रेजों के राष्ट्रीय साथ अध्यक्ष वाले बनाइए। लोग हैं, जिन्होंने बताइए, महाभारती के पहले पीठ में तो छुरा पहले मारने तो का चाचा जी के साथ ये उसी बदतमीजी करके पार्टी से स्टेज आते पे हैं, उनको पार्टी जो से नाथूराम निकाल दिया गोडसे को सपोर्ट और अब करते कहते हैं कि विचारधारा और समान है। आज तक अरे सपा समान थी पांडे तो की पार्टी में गिरफ्तारी रखते ना, की दूसरी हुई, पार्टी क्यों जिन्होंने बनवा दी? प्रतीकात्मक रूप से बापू की हत्या की। एके मिश्रा जी, मैं चलिए आती हूँ आप दोनों के पास। एके मिश्रा जी, ये जो तमाम बातें कह रहे हैं, इससे इतर मेरा सवाल आपसे ये है कि ये तो जो बातें कर रहे हैं सो कर रहे हैं, मुश्किल से लगभग 16% का वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है, और लगभग 100 ऐसी सीटें हैं जहां पर ये प्रभाव डालता है। क्या पूरा का पूरा फोकस सिर्फ इसी 16% पर दिया जा रहा है? देखिए, जीतने के लिए 32 से 35% का आप अगर पास्ट हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो जो सरकार बनाती है जो पार्टी 35, 36, 36, ऐसे ही 37 जाता इतना ही है, प्रतिशत रहता है। 32 से लेके 35-36 के बीच जाता है। तो 16% का मतलब हो गया 45 to 50%, यानी आधा। आप अगर ये देखो, अगर जो जीतने वाली पार्टी है उसमें अगर 16% देखेंगे
तो वो पूरे जीतने वाले के शेयर का लगभग 50% हो जाता है। इसलिए चूंकि ये परसेंटेज जीत और हार में इतना निर्णायक भूमिका ये निभाती है, सारी पार्टियां इस चीज के पीछे पड़ी रहती हैं कि कैसे भी करके हम इनको अपनी तरफ घुमा लें। पीछे की कई पार्टियों का अगर आप देखें, चाहे बसपा का देखें, सपा का देखें, तो इसी वोट बैंक का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसमें वो लगातार 3-3 बार 4-4 बार उनकी सरकारें बनी, यानी 5-5 साल, 10-10 साल, 15-15 साल। इन लोगों का उदय ही इन्हीं सब चीजों के कारण हुआ, सत्ता में ये काबिज रहे। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, इस चीज को अब तो इतना माइक्रो लेवल पे कंपटीशन हो गया है कि 1-1%, 2-2% के लिए लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं। और समझदारी इसी में है कि जो पार्टी 1%, 2%, 4% के लिए भी स्ट्रेटजी बनाती है और कैंपेन करती है, अपनी नीतियां जो है निर्धारित करती है, वो 1-2%, 4% भी बहुत बड़े मार्जिन से हार और जीत का फैसला कर देते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखिए, जब सपा थी तो इन्हीं वोट बैंक को लुभाने के लिए जब वो लैपटॉप वगैरह देती थी, साइकिल देती थी, जरा उसका डाटा उठा के देखिए। बसपा में अगर कोई ऐसी चीजें होती थी, आप वो उठा करके देख लीजिए क्या है। ध्रुवीकरण शब्द मैं समझता हूं अब निरर्थक हो गया है, और शुरू से ये कोई नया प्रयोग नहीं है। हमेशा से दुनिया में कहीं पे भी अगर राजनीति में जीतना है तो एक निश्चित अनुपात में वोटरों का, जनसंख्या का आपके साथ होना जरूरी है। अब आप वो किसी भी मुद्दे से करिए, विकास के मुद्दे से करिए, फ्री गिफ्टिंग, रिजर्वेशन से करिए, धर्म के हिसाब से करिए, और सारी पार्टियां करती हैं। जो सक्सेस हो गई वो जीत गई, जो नहीं सक्सेस हो पाती हैं वो जीत नहीं पाती हैं। फिर इल्जाम भले लगाते रहिए कि उन्होंने ध्रुवीकरण किया। ध्रुवीकरण तो आप भी करते हैं। एंट्री कितना नुकसान पहुंचा सकती है समाजवादी पार्टी को, अगर शिवपाल, ओवैसी और ये सब लोग एकजुट नहीं होते हैं तो? नहीं, देखिए, अगर ओवैसी अकेले आते हैं तो इसका एग्जाम्पल आप बिहार में भी देख सकते हैं, और बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे जगहों पे नहीं। देखिए, उन्होंने जितनी सीटें उन्होंने लड़ी थी या प्लान की थी, जो उनका टारगेट था, आप उस हिसाब से देखिए। सारे राज्य में आप मत देखिए, ठीक है। ऐसे ही अगर ओवैसी यहां पे आते हैं तो एक इतना डेंट तो जरूर लगेगा, या इतना वोट वो लेंगे कि वो डिसाइड कर सकें कि जीतती हुई पार्टी को वो हरा दें। अगर 2-4% वोट भी वो ले गए और होमोजीनियस वे में सारी सीटों पे लड़ते हैं। आप पासवान का उदाहरण देखिए, बिहार में उनको कितने परसेंट सीट वोट मिला था? 5%। 5% वोट ने पूरे के पूरे रिजल्ट को बदल दिया। तो वही मैं बोल रहा हूं कि अगर ओवैसी की पार्टी सारे सीटों पे लड़ती है और ये मान के कि एकदम नहीं है, और भावावेश में आके जाति और धर्म के आधार पे भी उनको अगर 2-4% मिल जाता है, तो इतना तो निश्चित है कि जीतती हुई पार्टी को भी वो हरा सकते हैं। इसमें कोई उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इतनी गर्म ये डिबेट हो रही है, ये चर्चा हो रही है, खलबली सब में मची हुई है। भले ही उनका जो है शेयर बहुत कम हो, लेकिन वो पता है कि एक जो तिनका होता है ना, कि पड़ले का भार इस तरफ उस तरफ करने के लिए तराजू में एक छोटा सा बाट ही जो है बहुत अपने आप में सफिशिएंट होता है। डीपी यादव जी, बार बार आप ये हाथ मिलाने की बात तो करते हैं, लेकिन आपकी डील्स कई दफा आप जो अखिलेश यादव को दे चुके हैं ना, वो उस बात पर मानने को राजी हैं, और जो अखिलेश यादव आपको देने को राजी हैं उस पर आप राजी नहीं हैं। फिर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करते हैं? फिर ये नए नए आप प्रपोजल कैसे लेकर आते हैं? और दूसरी बात ये है कि ओवैसी के नाम पर तो कपिल श्रीवास्तव राजी ही नहीं हो रहे। तो देश को बचाने के जो मोदी एंड मंडली पूरे देश का सर्वनाश करने पे तुली है। आज किसान सड़कों पर है, जिसको खेतों खलिहानों में होना चाहिए, अपनी फसल उगाना चाहिए, इस समय धान बेचना चाहिए, गेहूं की अपनी फसल को देखभाल करनी चाहिए, वो सड़क पे मर रहा है 15 दिनों से, और मोदी का दिल पसी भी नहीं रहा है, केवल एक तरफा मन की बात करते हैं। अरे ये क्या बात करेंगे? 1942 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का आजाद हुआ था, तो उसका साथ देने के लिए पिछले लोकसभा चुनाव में बुआ भतीजे से लेकर सब मिल गए आपस में, फिर भी आप कोई चमत्कारिक परिवर्तन नहीं कर पाए। मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रही हूँ, सबने हाथ मिलाया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। फिर इस बार आपकी छोटी सी पार्टी जिसका खाता तक नहीं खुला, वो कितना बड़ा बदलाव कर देगी समाजवादी पार्टी के लिए? और ऐसे तो नहीं कि ओवैसी की एंट्री के समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा दे। पूजा जी, राजनीति में सब लोग जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखिए, 1984 का चुनाव हुआ था, इनके दो सबसे बड़े नेता, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, खुद चुनाव हार गए थे। वहां से चल करके आज इस स्थान पे पहुंचे हैं। लेकिन जो देश के साथ ये लोग गद्दारी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसानों के साथ, आप तीन पार्टी मिलकर बीजेपी का मुकाबला कर लेगी? नहीं, क्यों नहीं कर लेगी? उत्तर प्रदेश में तो देखिए, बिना प्रसपा के सहयोग के कोई आपको अखिलेश देंगे एक सीट, ये कन्फर्म है। आपको अखिलेश देंगे एक सीट और एक मंत्री पद।
2022 के चुनाव में प्रसपा सरकार में रहेगी। सरकार बनाए। अब ये लोगों को निर्धारित करना है, समान विचारधारा के लोगों को एक मंच पर आना तो है। आप ये कह रहे हैं कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव के पूरक हैं, उनकी एंट्री से समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, और साथ में एक आप और लेकर आ गए हैं ओवैसी साहब को, उनके सहारे के जरिए आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। सारे समान विचारधारा के लोग जब एक साथ आएंगे, कौन से समान विचारधारा के कौन से लोग? बसपा को साथ लेंगे, कांग्रेस को साथ लेंगे? देखिए अरे अभी पार्टी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं बनी है ना, तो आप बार बार क्यों सवाल पूछ रहे हैं कौन सी विचारधारा? अभी विचारधारा बनने में टाइम लगेगा। निश्चित रूप से। अरे ये तो बताइए, समान विचारधारा कौन से लोग हैं, कौन सी पार्टी के लोग हैं आपकी विचारधारा के? बसपा है आपकी विचारधारा की, कांग्रेस है आपकी विचारधारा की, लोकतंत्र में विश्वास करता है, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है। कपिल श्रीवास्तव कौन से समान विचारधारा की बात कर रहे हैं? आप तो साफ कह चुके हैं कि बड़ी पार्टियों से आप हाथ नहीं मिलाएंगे, यानी ना बसपा से हाथ मिलाएंगे ना आप कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे। तो और यूपी में कौन सी छोटी छोटी पार्टियां जो आपकी विचारधारा की हैं? बिल्कुल सीधी सी बात है कि हमने जो कहा है वही करेंगे। हम बड़े किसी भी दल से नहीं मिलाएंगे, हम उनसे उतनी ही बराबर की दूरी रखेंगे, क्योंकि हाथ मिला करके अपना फायदा नुकसान देखा जा चुका है। बहुत सीधी सी बात है। हाँ। जो समीकरण लेकर के भारतीय जनता छोटे दलों का चली थी और उसको विजय हासिल हुई थी, आज उसका जवाब उसी के भाषा में हम लोग देंगे, क्योंकि उन्होंने तो छलने का काम किया जो उनके साथ आए और उनको उनकी सरकार बनाई। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया क्या सर? पटेल जी हो वो किनारे बैठा दिए गए, या ओम प्रकाश राजभर किनारे बैठा दिए गए। तो समाजवादी पार्टी तो ऐसा काम करती नहीं है। भले कोई समाजवादी पार्टी को छल ले, वो एक अलग बात। शिवपाल यादव जी को आपने क्या किया था? आप दूसरों का बता रहे हैं, शिवपाल यादव जी को क्या बीच में बैठाया था कि किनारे बैठाया था? देखिए, इस बहुत दिनों की बात नहीं है ये। आपको माननीय मुलायम सिंह यादव जी दे सकते हैं, जो हमारे पार्टी के संरक्षक हैं, जो हर दिन आज भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय के गार्डन में बैठ करके कार्यकर्ताओं की क्लास लगाते हैं और उनको नेता बनना कैसे, शिवपाल यादव आज भी संजीवनी है क्या समाजवादी पार्टी के लिए? कपिल श्रीवास्तव, शिवपाल यादव को यह लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए वो संजीवनी है? पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है। शिवपाल जी भी एक पार्टी बनाए हैं, वो उनकी अपनी विचारधारा की पार्टी है, वो अपनी नीतियों से प्रदेश को मजबूत करना चाहते हैं। हम अपने प्रदेश की आपके दर्द को हम महसूस कर सकते हैं स्टूडियो से। हमारी शुभकामनाएं महसूस ना करें, क्योंकि आप अगर निष्पक्ष होते तो जल्दी से सर, मैंने सबसे पहले शुभकामना आप लोगों को दे दी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरीके से देख रही है। पहले पिताजी, फिर बेटा जी, बीच में चाचा जी, और तमाम लोगों को एक काम कीजिए, आपके पास ये आपस में परिवार में लड़ने और इकट्ठे होने का बहुत टाइम रहेगा। जनता कमान भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है, आप लड़ते रहिए। मैं तो कहता हूं शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, तिकड़मबाजी तो लगातार जारी है, लेकिन ये जनता सब पर भारी है। नमस्कार।